वही देखो, अप्रक्षेपी विधियां कौन सी होती हैं? जो नॉन प्रोजेक्टिव होती हैं, ठीक है, जिनमें एक प्रोजेक्ट के थ्रू काम नहीं किया जाता। और जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं वो प्रोजेक्टिव होती हैं, एक पूरे प्रोजेक्ट, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसके लिए, ठीक है। ऐसे नहीं कहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट तैयार करना हो तो हम पूरा उसका प्रोसेस फॉलो करते हैं। हाँ भाई, फाइल बनाते हैं, उसके रूल बनाते हैं, उसमें क्या क्या क्रिया करनी है, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, सारा एक वे में होता है, ठीक है। तो जो हमारी प्रक्षेपी विधियां वो प्रोजेक्टिव है, ठीक है, जो रूल वाइज चलती हैं, इनके अपने रूल होते हैं। और जो अप्रक्षेपी विधियां है वो नॉन प्रोजेक्टिव है, इसमें कोई प्रोजेक्ट पे काम करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये सरल विधियां हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे अप्रक्षेपी विधियों को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया: आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो आत्मनिष्ठ विधियां कौन सी होती है? जिसमें जिस इंसान के व्यक्तित्व का हमें परीक्षण करना है, ठीक है, उस व्यक्ति के से खुद से सवाल जवाब किए जाएं, ठीक है, उस व्यक्ति से खुद से हम जानकारी को निकालें। तो आत्म का मतलब खुद ही होता है ना। तो आत्मनिष्ठ विधियां जहाँ पे खुद की बात हो, जिस इंसान का प्रशिक्षण कर रहे हैं, व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं, उस इंसान से खुद से इन चीजों को निकलवाएं, वो हो जाएगा हमारी आत्मनिष्ठ विधियां। फिर आता है वस्तुनिष्ठ विधियां, मतलब उस इंसान के आसपास, उस इंसान के आसपास क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो इंसान मतलब उसके आसपास की चीजों से हम उसके बारे में जानकारी जब निकालते हैं, वो आ जाता है हमारी वस्तुनिष्ठ विधियों में। उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक विधियां, उसके बाद क्या था? मनोविश्लेषणात्मक विधियां, जो कि साइकोलॉजी के पे डिपेंड करती हैं, मनोविज्ञान पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक तरीकों के द्वारा जब हम किसी के व्यक्तित्व का प्रशिक्षण करते हैं तो वो मनोविश्लेषणात्मक विधियां कहलाई जाती हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस टाइप से पुट अप करता है, पहले एक बार हम ये देख लेते हैं। तो बात करते हैं आत्मनिष्ठ विधियों की, ठीक है। आत्मनिष्ठ विधियों में सबसे पहले आती है आत्मकथा। तो आत्मकथा क्या होती है? भाई किसी भी इंसान की आत्मकथा जो उसने खुद से लिखी होती है, ठीक है। हम किसी के भी बारे में कुछ जानना हो तो क्या करेंगे? उसकी आत्मकथा अगर उसने लिख रखी है, हम उसकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में ये जान सकते हैं कि हाँ भाई वो कैसा इंसान है, ठीक है, वो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, कैसा इंसान है। अगर उसके बारे में जानना है तो एक विधि क्या है कि हम उसके द्वारा लिखी हुई आत्मकथा को पढ़ेंगे। इसका फायदा क्या होता है कि भाई एक तो टाइम की बचत हो जाती है, क्यों, हमें सारी चीजें एक ही जगह पे मिल गई है कि बुक में उसने अपनी आत्मकथा में सारी चीजें डिटेल में लिख दी, तो ये इसका फायदा हो गया। अगर इसके दोस्त की बात करें तो भाई एक इंसान कभी भी अपने बारे में सदैव सत्य नहीं बोलेगा, ठीक है, वो हमेशा अपनी बुराइयों को छुपाएगा और अपनी अच्छाइयों को समाज के सामने व्यक्त करेगा। तो अपनी अच्छाइयों को जो समाज के सामने व्यक्त करेगा ना, उन्हीं चीजों का दुनिया को पता चलेगा। तो इसलिए ये दोषपूर्ण विधि है, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान अपने बारे में सदैव सत्य नहीं बोलता है, वो अपनी कमियों को छुपाता है और अपने गुणों को उजागर करता है। उसके बाद देखते हैं भाई प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में क्या होता है? जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है उस व्यक्ति से प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न जैसे कि भाई मुक्त उत्तर वाले भी हो सकते हैं, मतलब कि खुली प्रश्नावली भी हो सकती है, बंद प्रश्नावली भी हो सकती है। खुली प्रश्नावली का मतलब क्या है? अब ऐसे प्रश्न दे दिए जाए जिनका उत्तर अगर चाहे तो 1 लाइन में दे सके और चाहे तो 10 लाइनों में भी दे सके, मतलब कि जिन प्रश्न उत्तरों का अंत ना हो, भाई कितना भी लंबा वो उत्तर दे सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न किए जाए, वो हो जाएगा भाई। देखो इसी प्रकार कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो देखो एक तो आराम से, एक तो होगा भाई खुली प्रश्नावली, ठीक है, एक खुली प्रश्नावली हो गया, एक बंद हो गया, बंद प्रश्नावली, और एक चित्रात्मक हो गया, चित्र, और एक बिना चित्र के हो गया, ठीक है। तो जो खुली प्रश्नावली होती है उसमें ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जिनका उत्तर कितना भी लंबा दे सकते हैं। जो बंद प्रश्नावली होती है उसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है, व्यक्ति से क्वेश्चन किया जाता है, व्यक्ति हाँ या ना में जवाब देता है। उसके बाद चित्र वाला आता है, तो जिसमें प्रश्नावली के साथ चित्र दिए गए होते हैं, ठीक है, प्रश्नों के साथ चित्र दिए गए होते हैं, और यह चित्र में जिसमें चित्र नहीं दिए गए होते हैं, ये प्रश्नावली के प्रकार है, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए हम क्या करते हैं? उसके व्यक्ति के इतिहास को उठाते हैं
कि उसका इतिहास कैसा रहा है। अब जैसे हमें अम्बेडकर के व्यक्तित्व के बारे में हमें जानकारी लेनी है। भीमराव अम्बेडकर जो हमारे भगवान है, हमारे सब कुछ है भाई, उन्होंने अपने हमारे संविधान की रचना की, ठीक है। इतना तो किसी भगवान ने हमारे लिए नहीं किया जितना अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए कर रखा है। और सिर्फ मतलब कि नीचे कास्ट के लिए नहीं, ऊंची कास्ट के लिए, हर कास्ट के लिए उन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान की रचना की है। पहले भाई महिलाओं को मतलब कि कोई अधिकार थे ही नहीं, और महिलाओं का अधिकार किसने दिलवाए? सिर्फ अम्बेडकर जी ने महिलाओं का अधिकार दिलाए। अगर अम्बेडकर जी नहीं होते ना तो कोई देवी देवता में इतना दम नहीं था कि वो महिलाओं का अधिकार दिला दे। भाई ये चाहे आप रामायण उठा के देख लो, महाभारत उठा के देख लो, या फिर किसी भी काल में आप चले जाओ, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की तो बात ही अलग है। कलयुग में तो अपने अम्बेडकर जी ने अवतार ले लिया था, ये समझ लो। इसलिए महिलाओं की स्थिति इतनी मतलब प्रबल हो गई है कि वो पुरुषों से भी आगे हैं। आज के टाइम पे घरों में महिलाओं की चलती है। पहले का जो टाइम होता था महिलाओं को पाँव की जुत्ती समझते थे, ठीक है। खुद आप राम भगवान को देख लो, मैं किसी भगवान पे कमेंट नहीं करती, पर खुद राम भगवान को देख लो भाई, जिस सीता माता ने उसके लिए अग्नि परीक्षा तक दे दी थी, उसके बाद भी श्री राम ने सिर्फ अपनी प्रजा के कहने पे, प्रजा में किसी बंदे के कहने पे सीता को वनवास दे दिया था, जबकि सीता प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। एक गर्भवती महिला को घर से निकाल दिया गया था और जंगलों में भेज दिया गया था। तो आप बताओ उस टाइम पे मतलब महिलाओं की स्थिति है। अरे वो तो एक रानी होती थी, पूरे राज्य की रानी होती थी उस टाइम पे। एक रानी तक की ये स्थिति थी कि उसको गर्भावस्था में, भाई जिस टाइम पे वो गर्भवती थी उसको घर से निकाल दिया गया था और वो जंगल में भटक रही थी, ठीक है। उसने अपना मतलब कि इतना टाइम जंगल में व्यतीत किया, और जबकि श्री राम अपने राज्य में आराम से रहते थे। तो उस टाइम पे महिलाओं की कितनी दुर्बल स्थिति थी। और आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे कोई महिला को घर से बाहर निकाल के देखो भाई, तभी केस कर देंगी है, मतलब घर वालों को घर से निकलवा देंगी, पर कोई महिला को घर से नहीं निकाल सकता। तो ये सारी चीजें किसकी बदौलत मिली? अम्बेडकर जी की बदौलत। सॉरी मैं दूसरे टॉपिक में चली गई। तो ये क्या था भाई कि अगर हमें उनके इतिहास के बारे में जानना है कि भाई उनका व्यक्तित्व तो कैसा रहा है अम्बेडकर जी का, तो हम क्या करेंगे? उनके इतिहास को पढ़ेंगे व्यक्ति इतिहास के द्वारा। भाई जो उस टाइम पे लेखक हुए हैं उन्होंने उनके बारे में लिखा, जो पत्र हुए हैं, समाचार पत्र वगैरह हैं, उन्होंने उनके बारे में लिखा, किसी ने कोई किताब लिखी, तो जो भी मेटेरियल हमें मिलेगा हम उनमें सब पढ़ के उनके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो ये होगी भाई व्यक्ति इतिहास विधि। उसके बाद आ जाती है परिसूचियां। तो परिसूचियां क्या होती हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए हम एक सूची बना लेते हैं कि हमें व्यक्ति के किन किन गुणों को जानना है, ठीक है। हमें व्यक्ति के किन किन गुणों को जानना है, हम उसकी एक सूची तैयार कर लेंगे। जैसे भाई हमें ईमानदारी पे फोकस करना है, ठीक है, हमें सच्चाई पे फोकस करना है कि बंदा कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है। मतलब इस टाइप से हमें किस पॉइंट पे उसके व्यक्तित्व का मापन करना है, तो उसकी सूची बना के उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन तैयार करेंगे और फिर उनका जवाब हाँ या ना में व्यक्ति से लेंगे, तो वो हो जाएगा परिसूची में। उसके बाद आता है साक्षात्कार कि भाई साक्षात्कार क्या होता है। तो साक्षात्कार आप सबको पता है इंटरव्यू। अब अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद क्या होगा, आपका साक्षात्कार ही होगा, आपका इंटरव्यू होगा। 4-5 बंदे आपको बैच में बैठे मिलेंगे जो आपसे अलग अलग क्वेश्चन करेंगे आपकी पर्सनैलिटी देखने के लिए कि भाई आपका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि नॉलेज तो वो एग्जाम में चेक कर चुके होते हैं ना कि आपकी नॉलेज कितनी है। भाई आपकी नॉलेज अच्छी है तभी आपने टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद वो आपका व्यक्तित्व का प्रशिक्षण करते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो साक्षात्कार में व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। आगे आप जब ये अपना टेस्ट क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आप इस साक्षात्कार से रूबरू हो जाओगे, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी आत्मनिष्ठ विधियां। उसके बाद आते हैं वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्म में भाई वही व्यक्ति से रिलेटेड होगी, उससे जानकारी निकालना। वस्तुनिष्ठ में वस्तुओं से, उसके आसपास की चीजों से जानकारी निकालना, वो हो जाएगा हमारा वस्तुनिष्ठ। इसमें देखो एक तो निरीक्षण विधि होगी। अब किसी का भी निरीक्षण करने का क्या मतलब होता है, अगर हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना है कि कैसा व्यक्तित्व है तो हम निरीक्षण करेंगे,
उस पर नजर बनाए रखेंगे। हाँ भाई वो कहाँ जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसी परिस्थिति में बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो एक तटस्थ होके मतलब बच्चे को पता ना चले ऐसी स्थिति में कि हम उसका निरीक्षण करें। क्योंकि अगर भाई किसी भी बच्चे को या इंसान को, किसी भी व्यक्ति को जिसका हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, अगर उसको ये पता चल जाएगा कि कोई हमारा निरीक्षण कर रहा है, तो उसके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाएगी। वो कृत्रिम व्यवहार करेगा, जहाँ पे उसको गुस्सा आएगा वो उस गुस्से को दबाएगा, क्योंकि उसको पता है कोई मुझ पे नजर लगाए हुए है। ठीक है, तो निरीक्षण ऐसी परिस्थिति में किया जाता है जहाँ पे सामने वाले को ये पता ना हो कि हम उस पे नजर बनाए हुए हैं। तो किसी पे नजर रखना, ये बोलते हैं किसी पे आंख रखना कि हाँ वो कहाँ जाता है, क्या करता है, वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, निरीक्षण में आ जाती हैं। उसके बाद आता है समाज नीति। तो समाज नीति विधि में क्या होता है, हम व्यक्ति के समाज से कांटेक्ट देखते हैं कि वो समाज में कैसे घुल मिल के रहता है, समाज में कैसा व्यवहार करता है, अपने आस पड़ोस में कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, अपने घर परिवार में कैसा व्यवहार करता है, अपने रिश्तेदारों से कैसा व्यवहार करता है। कुल मिला के क्या मेन वो क्या है कि वो समाज में कैसे रहता है। एक भाई झगड़ालू प्रवृत्ति का हो कि हाँ भाई वो तो किसी से बना के नहीं रख रहा है, ठीक है, उसके साथ भी झगड़ा कर लिया, उसके साथ भी झगड़ा कर लिया, तो हम उसको देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई इसका जो व्यक्ति तो है थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का है, हमेशा किसी न किसी से लड़ता रहता है। एक भाई बहुत ही शांत स्वभाव है, सबका सहयोग करता है, ठीक है, कोई उससे मदद मांग ले तो उसकी मदद करता है, इस टाइप से वो हेल्पफुल इंसान है। तो हम यही कहेंगे ना कि भाई ये बहुत ही सहयोगात्मक इंसान है, हर किसी का सहयोग करता है और समाज में इसके जो संबंध है वो बहुत ही गहरे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संबंध गहरे ही मिलेंगे। भाई अगर वो सबकी मदद करेगा तो टाइम पे बाकी लोग हैं वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, तो उसके संबंध जो है समाज से गहरे मिलेंगे। उसके बाद आता है निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी में भी भाई देखो वही चीजें होती है निर्धारण मापनी में कि भाई उसके व्यक्ति के गुणों की हमें किस गुण की जांच करनी है, कि भाई बच्चे के ईमानदारी की जांच करनी है, सच्चाई की जांच करनी है, या फिर मतलब किसी भी चीज की जांच करनी है, तो उसको निर्धारित करके हम और फिर उसका निरीक्षण करेंगे कि हाँ बच्चा किस किस परिस्थिति में सच बोल रहा है, किस परिस्थिति में बच्चा झूठ का सहारा ले रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगी निर्धारण मापनी। उसके बाद हो जाएगा निष्पादन। तो निष्पादन करना क्या होता है भाई, निष्पादन करने का मतलब होता है कि भाई जैसे कि एक मिनट सॉरी, तो निष्पादन प्रशिक्षण क्या होता है, निष्पादन में ना जो वास्तविक परिस्थितियां होती हैं, जो व्यक्ति के सामने वास्तविक परिस्थितियां होती हैं, उसमें देखा जाता है कि उसमें वो कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, वास्तविक परिस्थितियों में जब हम व्यवहार का मापन करते हैं तो निष्पादन कहलाएगा। और जो परिस्थिति प्रशिक्षण होता है, जब हम कृत्रिम स्थिति पैदा कर देंगे बच्चे के सामने, कृत्रिम स्थिति में वो जैसा भी व्यवहार करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परिस्थिति प्रशिक्षण। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। निष्पादन हो जाता है जहाँ पे वास्तविक स्थिति होती है, और परिस्थिति प्रशिक्षण हो जाता है, परिस्थिति प्रशिक्षण हो जाता है जहाँ पे परिस्थिति कृत्रिम होती है। ठीक है, जहाँ पे परिस्थिति कृत्रिम परिस्थिति होती है, वो हो जाता है हमारा परिस्थिति प्रशिक्षण। उसके बाद आता है मनोविश्लेषणात्मक, जो मैंने बताया था जो मन से संबंधित हो, जो हमारी साइकोलॉजी से संबंधित हो, वो मनोविश्लेषणात्मक आ जाएगा। इसमें देखो भैया को आता है मुक्त सहचर्य। ठीक है, मुक्त सहचर्य ये भाई इनके खोजकर्ता, निर्माणकर्ता जो भी है, जिन्होंने विधियां दी है, इनको याद कर लेना एग्जाम में, एक सवाल तो पक्का दिया मिलेगा। तो मुक्त सहचर्य विधि की खोज किसने की थी, फ्रायड जुंग ने। किसने की थी भाई, फ्रायड जुंग ने। तो मुक्त सहचर्य विधि होती क्या है, आपने फिल्मों में देखा है ना, वो हेपोटाइज करते हैं ऐसे, मतलब कि एक वो गोला सा होता है, कांच का टुकड़ा होता है, ये लगा लो, उसको एक धागे से बांध के, और जिसको भी व्यक्तित्व का प्रशिक्षण करना होता है, धागे से बांध के ऐसे उसको ऐसे लटकाते रहते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा। वो बंदा उसकी तरफ देखता रहता है, उसको मतलब नींद सी आ जाती है और वो फिर आराम से ऐसे गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रशिक्षण करता होता है वो उससे भी सवाल पूछता है, उसकी जिंदगी के बारे में सवाल पूछता है कि हाँ भाई उसके साथ क्या हुआ है,
क्या नहीं हुआ है, किस बात का उसको स्ट्रेस है। मतलब कि जो ये कहते हैं ना कि ये बंदा तो डिप्रेशन में चला गया, ये बंदा पागल हो गया, इसके साथ ये घटना, मतलब वो सारी चीजें निकालने के लिए, उनका इलाज करने के लिए इस मुक्त सहचर्य विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चा जो बंदा होता है वो आधी नींद में चला जाता है। मतलब कि उसको इतना होश रहता है कि कोई उससे प्रश्न करे तो उनका जवाब झूठा नहीं दे पाता, वो सच्चा जवाब देता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो खत्म हो चुकी होती है। तो इंसान झूठ तो तभी बोलेगा ना जब वो सोचे समझेगा, और जब अगर उसकी सोचने समझने की क्षमता बंद हो चुकी है तो इसका मतलब वो जवाब सच्चे देगा। ठीक है, तो जो मुक्त सहचर्य विधि होती है इसमें जो जवाब मिलते हैं, जो व्यक्ति तो उभर के सामने आता है वो हमेशा सच्चा होता है। ठीक है भाई, जो हेपेटाइटिस करना नहीं बोलते हैं कि किसी को हेपेटाइटिस करके और फिर उससे सच उगलवाना, वो बात हो जाती है मुक्त सहचर्य में। उसके बाद आता है स्वपर विश्लेषण। तो भाई स्वपर विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि भाई किसी के स्वप्न का विश्लेषण करना, कि भाई किसी को कैसे स्वप्न आ रहे हैं, कैसे सपने आ रहे हैं, उन सपनों के आधार पे जब व्यक्तित्व का प्रशिक्षण किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्वप्न विश्लेषण हो जाता है। भाई इंसान क्या चाहता है उसी के अकॉर्डिंग उसको सपने आएंगे। ठीक है, इंसान क्या चाहता है उसी के अकॉर्डिंग उसको सपने आएंगे। इंसान के आसपास क्या हो रहा है, उसके दिमाग में हमेशा क्या चलता है, ठीक है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है। जो हमारी गंभीर इच्छा होती है ना, जो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन, जो मैं अगले टॉपिक में आपको करवाऊंगी, चेतन अर्धचेतन, तो जो हमारा अचेतन मन होता है ना, जिसमें हमारी गंभीर इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वो अचेतन मन में चली जाती हैं, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, स्वप्न में। तो वो इच्छाएं हमारी सपने में दिखाई देती हैं। ठीक है, सपने में हमारी वो इच्छाएं दिखाई देती है। हमारे हर सपने का कोई ना कोई मतलब होता है, मगर इस मतलब का ये मतलब नहीं होता कि हम उसका कोई गलत मतलब निकाले। इस मतलब का क्या मतलब होता है कि हमने कभी ना कभी अचेतन मन से उस बारे में सोचा होता है। जो भी चीज हम सपने में देखते हैं ना, हमने कभी ना कभी अचेतन मन से उसके बारे में जरूर सोचा होता है, वही चीजें हमें सपने में दिखाई देती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें अकस्मात ऐसा सपना आ जाए जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही ना हो। हमेशा सपना वही आता है जिसके बारे में हमने अपने अचेतन मन से कभी ना कभी सोचा होता है। ठीक है भाई, तो भाई उन सपनों का विश्लेषण करके ये पता लगाया जाता है कि हाँ भाई बंदे की क्या भावनाएं, क्या इच्छाएं उसकी अधूरी है। ठीक है, किस भाई जो पागल इंसान वगैरह होते हैं, या फिर ये कह लो कई बार ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनके मम्मी पापा उन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो फिर जो मतलब कि बाल अपराधी बन जाते हैं। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनका इस विधि के द्वारा विश्लेषण करके और फिर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। ये हो गया भाई मनोविश्लेषणात्मक विधियां। उसके बाद आते हैं ये देखो प्रक्षेपी विधियां हो गई। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्टिव मेथड पे, जहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट अपनाया जाएगा, पूरा प्रयोग किया जाता है बच्चे से। तो ये हो जाती है हमारी प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, जहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है बच्चे पे। तो इसमें देखो सबसे फेमस है भाई रोशा शाही डब्बा। रोशा शाही डब्बा किसने दिया था, हरमन रोशा ने। तो इससे तो याद रखने की ट्रिक भी है, रोशाई तो इसमें है और रोशा इसका सरनेम भी है हरमन का। ठीक है, तो याद रखना रोशा शाही डब्बा प्रशिक्षण है वो किसने किया था भाई, हरमन रोशा ने किया था 1921 में। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें देखो 10 कार्ड होते हैं जिनमें से 5 कार्ड बिल्कुल काले होते हैं और जो 2 कार्ड होते हैं वो काले और लाल होते हैं। उस पे धब्बे होते हैं, जैसे कि ये कार्ड हो गया भाई। ठीक है, एक तो बिल्कुल काला बना दिया, 5 कार्ड तो ऐसे काले हो गए। ठीक है, 5 कार्ड कुछ 2 कार्ड कुछ ऐसे काले और धोले सफेद हो गए। ठीक है, और 3 कार्ड अलग अलग रंगों के, बहुत सारे रंगों से मिक्स कर दिए। तो ये बच्चों को दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि बताओ भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अब मैंने ये डायग्राम सा बना के आपको बता दिया कि बताओ भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई कहेगा कि इसमें भाई देखो ये बत्तख दिखाई दे रही है मुझे, कोई कहेगा इसमें कुत्ता दिखाई दे रहा है मुझे, कोई कहेगा इसमें लड़की दिखाई दे रही है, कोई कहेगा इसमें रोती हुई लड़की दिखाई दे रही है। तो जो हमारा माइंड सेट होगा ना उसी के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें दिखाई देंगी। हर इंसान को अलग चीज दिखाई देगी।
ठीक है, हर इंसान को अलग चीज दिखाई देगी, जो उसके मन में होगा, जो उसकी पर्सनैलिटी में होगा, वही चीज उसको इसे जो ये है कार्ड है इसमें दिखाई देगी। तो ये हो जाता है रोसा शाही दबा प्रशिक्षण। हरमन रोसा ने दिया था 1921 में दिया था। 10 कार्ड होते हैं, 5 बिल्कुल काले होते हैं, 2 काले और सफेद होते हैं और 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। और मैंने बता दिया ये कार्ड दिखा के और बच्चों से पूछा जाता है कि क्या दिखाई दे रहा है, और फिर उसके आधार पर उन्होंने क्या क्या बताया है, उसके आधार पर उनका व्यक्तित्व का प्रशिक्षण किया जाता है। उसके बाद आता है अंतर्बोध प्रशिक्षण। ठीक है, अंतर्बोध प्रशिक्षण ये मार्गन और मुर्रे ने दिया था। मार्गन और मुर्रे ने दिया था, जिसको टैट भी बोलते हैं। टैट थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इंग्लिश ऐसी है भाई मेरी, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो ये अंतर्बोध प्रशिक्षण किसने दिया था? मार्गन और मुर्रे ने दिया था। कब दिया था? 1925 में दिया था। इसमें क्या होता है? 30 चित्र होते हैं, जिसमें 10 लड़कों के होते हैं, 10 लड़कियों के होते हैं और 10 दोनों के होते हैं। ठीक है, वो बच्चों को दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है, उनसे कहानी लिखने को कहा जाता है कि इस पे आप कोई भी कहानी लिखो। मान लो 10 चित्र उनमें से उठा के दे दिए और प्रशिक्षणकर्ता बोलेगा कि इन पे कहानी लिखो, फिर उस कहानी के आधार पर व्यक्ति का प्रशिक्षण किया जाता है। टैट याद रखना है, टैट किसने दिया था? मार्गन मुर्रे ने। किसने दिया था? मार्गन मुर्रे ने। और टैट का मतलब एस्टेट सीटेट मत ले लेना, कहीं एस्टेट सीटेट ले लो। टैट का मतलब है थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, फिर आता है इसी का नीचे देखो बाल अंतर्बोध प्रशिक्षण। बाल अंतर्बोध प्रशिक्षण जिसको कैट बोलते हैं, CAT बोलते हैं। ये TAT होता है, ये CAT होता है। तो CAT किसने दिया था? देखो भाई, कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली, और बेलक बिल्ली। तो इसे ऐसे याद कर लेना कि ये लियोपैड बेलक ने दिया था। CAT का किसने दिया था? CAT में कैट होता है और बेलक में बिल्ली की साउंड है, तो किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। ठीक है, ये सेम टू सेम टैट जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है? इसमें जानवरों के चित्र होते हैं। इसमें जो लड़के और लड़कियों के चित्र होते हैं वो यहाँ पे जानवरों के चित्र होते हैं, और ये बच्चों पे प्रशिक्षण किया जाता है, ये बड़ों पे किया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद देखो वाक्य पूर्ति प्रशिक्षण। ये पाइन एंड टेंडलर ने दिया था। वाक्य पूर्ति प्रशिक्षण पाइन और टेंडलर ने दिया था। इसमें क्या होता है? एक वाक्य लिखा होता है, मतलब कि जैसे आधा वाक्य छोड़ देते हैं, जैसे मेरे पापा मुझे, मेरे पापा मुझे, ऐसे करके डैश दे दिया। अब जिसके पापा उसे बच्चे को प्यार से रखते होंगे वो क्या लिखेगा बच्चा? कि मेरे पापा मुझे बहुत प्रेम करते हैं। जिसके पापा उसे डेली मारते होंगे वो बच्चा क्या लिखेगा? मेरे पापा मुझे बहुत मारते हैं। ठीक है, जिसके पापा मुझे बहुत सारे चीज दिलाते होंगे वो क्या बोलेगा? मेरे पापा मुझे बहुत चीज दिलाते हैं। मतलब बच्चे के साथ क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चा इस वाक्य की पूर्ति करेगा। तो यह हो जाएगा वाक्य पूर्ति प्रशिक्षण। ये क्या होता है? ये किसने दिया? पाइन एंड टेंडलर ने। और इसके बाद एक आता है नाटक विधि। नाटक विधि में क्या होता है कि बच्चों को नाटक करने को कहा जाता है। जो खेल विधि कह लो, नाटक विधि कह लो, उसमें बच्चे मतलब कि नाटक के द्वारा बच्चों को नाटक करने को कहा जाता है। तो बच्चों के मन में जो भावनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो नाटक के थ्रू प्रदर्शित कर देते हैं। तो वही ये थे हमारी व्यक्तित्व मापन की विधियां। एग्जामिनर इनसे पूछेगा, इनसे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। एक तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, यह पूछ लेगा रोजाशाही धब्बा प्रशिक्षण किसने दिया, भाई बाल अंतर्बोध किसने दिया, भाई मुक्त सहचर्य किसने दिया। तो इनके जो खोजकर्ता हैं वो भाई आपको पक्के याद कर लेने हैं। ठीक है, दूसरा ये बोल देगा जैसे कि यहाँ पे ये बताओ कि जो प्रश्नावली विधि होती है उसमें खुले अंत वाली का क्या मतलब है, बंद अंत वाली का क्या मतलब है। ठीक है, बाल अंतर्बोध में भाई कितने कार्ड होते हैं? इसमें भाई देखो 30 ही होते हैं और बच्चे को 10 ही दिए जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। अंतर्बोध में कितने कार्ड होते हैं, रोशाशाही में कितने कार्ड होते हैं। ठीक है, तो आत्मकथा का दोष बताओ। तो इस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेगा। तो आई होप सबको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लास्ट तक आए हो तो भाई वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट पक्का कर देना। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी।
तो भाई आज हम सीडीपी का अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं और सिर्फ एक नहीं, आपको 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएंगे हर एग्जाम में। चाहे आप DTPSB की तैयारी कर रहे हो, STAT, CTET, हरियाणा JBT, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हर एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का पूछने को मिलते हैं। तो आज भी यही टॉपिक करेंगे, अच्छे से करेंगे ताकि हमें दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी अच्छे से हम चीजों को समझेंगे। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व। तो भाई आज व्यक्तित्व की विधियां पढ़ना है। तो व्यक्तित्व होता क्या है, सबसे पहले हम वो चीज देखेंगे। तो व्यक्तित्व क्या है कि जो हमारा व्यवहार है ना, वही व्यक्तित्व है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये पता लगाया जाता है कि हाँ हम अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है। कोई गरीब को देख के गरीब की मदद करता है, भाई कोई भूखा है उसको रोटी दे दी, तो ये कहेंगे इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। वही अगर कोई किसी भूखे को एक लात और मार दे तो यही कहेंगे ना कि इसका व्यक्तित्व बहुत खराब है। तो हम कैसा व्यवहार करते हैं उसी से हमारा व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्तित्व को क्या कहते हैं भाई, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर जमा सोना। ठीक है, परसोना शब्द होता है, परसोना जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे लिया गया पर्सनैलिटी शब्द। और परसोना का क्या मतलब होता है, मुखौटा। एक मुखौटा लगाना, तो इंसान किस तरह का मुखौटा लगा रखता है, समाज के सामने इंसान कैसा बिहेव करता है, कैसा मुखौटा लगा के समाज के सामने जाता है। ठीक है, वो चीज हम व्यक्तित्व में देखते हैं। ठीक है भाई, तो व्यक्तित्व की सबसे जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, जो बार एग्जाम में पूछी गई है, वो वुडवर्थ की है। 3-4 बार रिपीट हो चुकी है ये एग्जाम में, वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण है। मतलब जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है ना, वही व्यक्तित्व है। तो याद रखना है, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व क्या है भाई, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण है। तो भाई यहाँ तक आपको आया समझ में, व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व होता है भाई जो हम व्यवहार करते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, वही हमारा क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। क्योंकि भाई व्यवहार से ही तो देख के हम ये पता लगा सकते हैं ना कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो वुडवर्थ ने क्या माना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण है। यहाँ तक आया भी समझ में। आगे भाई व्यक्तित्व मापन की विधियां, कि भाई व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं। भाई बोर्ड छोटा था तो मैं सिर्फ विधियां लेके आ पाई, इसके प्रकार में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ लेके आऊंगी। तो आज हम करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां, कि व्यक्तित्व को कैसे मापा जाता है। भाई 2 विधियां होती हैं, अप्रक्षेपी विधियां और प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, अप्रक्षेपी विधियां